नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश कुमार मिश्रा आज फिर से लीगल चैतन्य प्लेटफॉर्म पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा EWS कोटा पर दिए गए जजमेंट पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस आधार पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने EWS कोटा को उचित करार दिया गया है, संवैधानिक करार दिया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से EWS कोटा को इंटरप्रेट किया है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा उन सारे संवैधानिक प्रावधान की जो इसमें प्रासंगिक हैं, जैसे कि अनुच्छेद 368 जिसके तहत हमारे संविधान ने हमारे संसद को, पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है। दूसरी चीज़ में हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में, जिसके तहत ऐसा कोई भी कानून, इवन अगर कोई भी कानून जो है वो अगर हमारे मूलभूत अधिकारों की अवहेलना करता है तो उसे किस तरह से असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे भारत के प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना के बारे में, जहाँ पर जिसको एक बेसिस की तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया है EWS कोटा को जस्टिफाई करने के लिए। तो हम लोग जानेंगे कि संविधान के प्रस्तावना में क्या ऐसे प्रावधान हैं जो कि इस कोटा को जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि किस तरह से EWS कोटा इक्वलिटी कोड आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 को हम लोग इक्वलिटी कोड के रूप में जानते हैं, समानता संहिता भी कहा जा सकता है जिसको, उसका किस तरह से वायलेशन नहीं है, अवहेलना नहीं है। तीसरी बात समझेंगे कि कैसे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं या नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसके तहत ये EWS कोटा किस तरह से जस्टिफाइड है। तो हम जानेंगे आर्टिकल 38, 39 और 46 के बारे में, जो 38वां, 39वां और 46वां अनुच्छेद है हमारे संविधान का, वो किस तरह से सरकार को, राज्य को ये ताकत देती है, शक्ति देती है कि वो किसी भी कमज़ोर वर्ग के लिए कोई भी वेलफेयर पॉलिसी जैसे कि आरक्षण वगैरह की व्यवस्था कर सके। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि किस तरह से अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन होता है या कोई भी लॉ होता है बेसिकली, तो मुख्यतः हम यदि बात करेंगे तो संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे। अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन हमारे संविधान के मूलभूत संरचना के सिद्धांत के अगर अवहेलना करता है तो किस तरह से उसे असंवैधानिक हम लोग करार दे सकते हैं। सुबह हमारे मान लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय दोनों उसे असंवैधानिक करार दे सकते हैं। तो हम जानेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे इस सिद्धांत के बारे में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट को कंसीडर करते हुए इसे इस EWS कोटा को संवैधानिक करार दिया है। तो उस पर चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा इस पे, विशेष चर्चा हम लोग अगले वीडियो पे करेंगे। अभी मैं संक्षिप्त तौर पे बताना चाहता हूँ कि क्या क्या आधार हैं EWS कोटा की। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 368 जो है उसमें पार्लियामेंट को ताकत है किसी संविधान संशोधन करने की, वैसे ही अनुच्छेद 13 में किस तरह से सारे संवैधानिक संशोधन जो हैं या कोई भी कानून को फंडामेंटल राइट के वायलेशन के तहत असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा इस पर विशेष चर्चा मैं नहीं समझता हूँ करने की आवश्यकता है। सीधे हम लोग आते हैं कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके तहत हम कह सकते हैं कि जो 103वां संवैधानिक संशोधन है जिसके तहत EWS कोटा लाया गया है वो संवैधानिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में बात की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ACBC की बात होती है, सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात होती है। तो सामाजिक न्याय के तहत और राजनीतिक न्याय के तहत उन SC ST को, OBC को रिजर्वेशन दिया गया, वीमेन को रिजर्वेशन दिया गया। तो अब एक बहुत हाई टाइम था जिसके तहत आर्थिक आधार पे भी रिजर्वेशन देने को हम प्रस्तावना से जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात आती है राइट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, स्थिति और अवसर की समानता की बेसिकली। तो अगर हम बात करें कि किसी भी अवसर की समानता के लिए लोगों को इक्वली इक्विप्ड होना पड़ेगा, तो इसके लिए भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए हमारे राज्य के द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष व्यवस्था बनाने की ज़रूरत थी।
अतः ये जो EWS का कोटा है यहाँ से भी जस्टिफाई होता है। इसके बाद बात आती है बंधुता की, जो हमारा फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है प्रिएम्बल में, उसमें के तहत भी हमें ज़रूरत थी कि सब लोग एक समान तरीके से विकास करें ताकि हमारे यहाँ कोई डिस्पैरिटी नहीं हो, इनइक्वलिटी नहीं हो और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो बंधुता के सिद्धांत के तहत भी इसमें हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को एक विशेष तरीके से मान्यता देते हुए EWS कोटा को जस्टिफाई करने की कोशिश किया है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे चीज़ की, जो फंडामेंटल राइट है। जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 13 के तहत फंडामेंटल राइट जो मूलभूत अधिकार हैं हमारे, उसका वायलेशन यदि कोई भी लॉ करेगा, कोई भी चीज़ करेगा तो वो असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो आर्गुमेंट उठा वो कहा गया कि ये समानता संहिता इक्वलिटी कोड का वायलेशन है EWS कोटा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? पहली बात यह है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी है उसके तहत अगर कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, अगर हम कोई उचित वर्गीकरण कर सकते हैं और उसके आधार पे कोई भी सरकार व्यवस्था करती है उन्नति के लिए, किसी भी वर्ग के उन्नति के लिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हो, तो हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो अनुच्छेद 15 और 16 है, जिसके तहत एजुकेशन और जॉब के लिए व्यवस्था की जाती है, रिजर्वेशन के आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, उन दोनों में भी ऐसा नहीं को सैक्रोसैंक्ट है, कभी चेंज नहीं हुए हैं, उनमें चेंजेस होते रहे हैं। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप देना चाहूँगा कि 93 संशोधन में 15 जो अनुच्छेद है उसमें 5वां पार्ट खंड जोड़ा गया था। वैसे ही 77वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 16 आर्टिकल में अनुच्छेद 16 में 4A को जोड़ा गया था। 81वें संशोधन के द्वारा 16 में ही 4B को जोड़ा गया था। तो ये कहना कि आर्टिकल 15 और 16 में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया है तो गलत होगा। और आज जो 103वां अमेंडमेंट जब इसमें कुछ बदलाव कर रहा है, जो कुछ खंड जोड़ रहा है, तो वो परमिसेबल नहीं है। तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि जब तक ऐसे चेंजेज हमारे संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है, तब तक ऐसे चेंजेज को संवैधानिक करार दिया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी अमेंडमेंट को संवैधानिक करार दिया है। आज तक अगर मैं देखूं तो अभी तक मेरे जानकारी के हिसाब से टोटल कुल 106 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, जिसमें केवल एक संवैधानिक संशोधन को NHSC को जो लाया था गवर्नमेंट ने, उसको छोड़ के बाकी किसी भी संवैधानिक संशोधन को पूर्ण रूप से असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है, न ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न ही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। तो केवल एक ही अभी तक संवैधानिक संशोधन है जिसे पूर्ण रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया है। बाकी पार्टली असंवैधानिक घोषित किया गया 6 टोटल संवैधानिक संशोधन को। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 100 से ज़्यादा संवैधानिक संशोधन को हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित नहीं किया है और जैसे के तैसा ही उनको छोड़ दिया है। तो ये नहीं कह सकते कि चेंजेस लाने से या संवैधानिक संशोधन करने से हमेशा मूलभूत संरचना पे अंतर पड़ता ही है। ये जब मूलभूत संरचना के भी कंसेप्ट को अगर बेसिक आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं हो रहा है या कुछ वैसे फीचर्स जो फंडामेंटल फीचर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम संवैधानिक संशोधन को संवैधानिक मान सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा कि फंडामेंटल राइट जो है, बेसिकली फंडामेंटल और राइट और DPSP के बीच में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और जो मूलभूत अधिकार हैं हमारे, उनके बीच में बैलेंस बना के रखने की हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही ऐसा निर्देश दिया है कई सारे केस लॉ में। मैं केस लॉ डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आखिर फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार हमारे और DPSP में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम सप्रू आयोग की 1945 में 1945 में सप्रू आयोग ने मौलिक अधिकार तो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, उनको 2 पार्ट में बांटा। पहला उन्होंने कहा कि एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो कि न्याय संगत है, जिसके वायलेशन होने पे, जिसके उल्लंघन होने पे हम कोर्ट के पास जा सकते हैं और रिलीफ सीख कर सकते हैं। जो ये समानता संहिता इक्वलिटी कोड जो है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये इसी मौलिक अधिकार का पार्ट है, इसी का अभिन्न अंग है, अभिन्न भाग है। तो अगर इसका वायलेशन होगा तो हम कोर्ट से रिलीफ मांग सकते हैं। जैसा कि
EWS कोटा को अपोज करने वाले पिटिशनर्स कह रहे थे, और उन्होंने इसका एक आर्गुमेंट भी लिया। दूसरी बात, जो दूसरा राइट है व्यक्तिगत अधिकार का ही, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कह सकते हैं, DPSP जिसको शॉर्ट में कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। वो नॉन जस्टिसाएबल है, मतलब गैर न्याय संगत है। मतलब इसके अगर गैर न्याय संगत कहना गलत होगा, नॉन जस्टिसाएबल मीन्स होता है कि जिसके अगर वायलेशन स्टेट कर रही है, राज्य कर रहा है, तो हम उसके लिए कोर्ट के शरण में नहीं जा सकते हैं, कोई उसके लिए हम लोग रिलीफ नहीं सीख कर सकते हैं। मगर इसका ऐसा नहीं कि रिलेवेंस खत्म हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये एक तरह से गाइडिंग स्टार की तरह काम करता है। अब इसमें हम अगर बात करेंगे EWS कोटा की, कैसे इसका वहाँ से जस्टिफिकेशन मिलता है, तो बात हम लोग करेंगे अनुच्छेद 38 और 39 की, आर्टिकल 39, 38, 39 की, जो कि एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो DPSP का पार्ट है उसका हिस्सा है। दूसरा तीसरे आर्टिकल जो अनुच्छेद 46 का बात करेंगे, वो गांधीवादी सिद्धांत का हिस्सा है, और ये स्पेसिफिकली हमारे 103वें संवैधानिक संशोधन में मेंशन किया गया कि आर्टिकल 46 के तहत हम EWS कोटा को ला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 38, 39 और 46 को भी DPSP को कंसीडर किया। तो हम बात करते हैं कि DPSP आखिर है क्यों ये फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो जब इसका इंट्रोडक्शन हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको जब इंटरप्रेट किया बहुत सारे कानून में, अगर हम देखें तो जैसे एक गोपालन हो गया, बहुत सारे कानून हैं जो बहुत सारे जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जिसमें इन दोनों के बीच के रिलेशन को कंसीडर किया। तो उन्होंने पाया कि इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्यों बैलेंस होना चाहिए? फंडामेंटल राइट एक तरफ हमारे अधिकारों को सुरक्षित करता है, तो DPSP दूसरी तरफ वैसे आदर्श स्थापित करता है जिसको ध्यान में रख के ही कोई राज्य अपना कोई भी नीतिगत डिसीजन, निर्णय ले सकती है। वो वेलफेयर के लिए नीतियाँ बना सकती हैं, वो अपलिफ्टमेंट के लिए नीतियाँ बना सकती हैं, या कोई भी स्टेट पॉलिसी अगर होगी तो इसको ध्यान में रखा जाएगा। अगर स्टेट इसको रख करके किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, और अगर इवन फंडामेंटल राइट पर भी थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट करती है, ऐसा इंक्रोचमेंट, ऐसा थोड़ा सा कमी उसमें जिससे उसके बेसिक आइडेंटिटी को चेंज ना करे बट थोड़ा सा अंतर ले आए, तो हम DPSP इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। आर्टिकल 46 जो DPSP गांधीवादी सिद्धांत का भाग है, अभिन्न भाग है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्टिकल 38 और 39 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने, हमारे पार्लियामेंट ने, संसद ने 103वें अमेंडमेंट को पास किया और EWS को आरक्षण दिया। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आर्टिकल 38, 39 में ऐसा क्या चीज़ है। तो आर्टिकल 38, 39 में जनरली ये कहा गया है कि जितने भी लोग हैं उनके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सारे रिसोर्सेज का, उनका आय की स्थिति देख करके, अपॉर्चुनिटी की, सुविधाओं की स्थिति देख करके, अवसरों की स्थिति देख करके, उसमें जो असमानता है उसके को कम करने के लिए राज्य को काम करना है, राज्य को नीतिगत निर्णय लेने हैं, राज्य को कुछ अमेंडमेंट्स लाने हैं, रूल्स लाने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी वैसे ही आर्टिकल 38 के तहत EWS के लिए जायज़ माना जाएगा। दूसरी बात होती है आर्टिकल 39 के लिए, तो सारे उसमें ये कहा गया कि सारे जितने भी नागरिक हैं उनके आजीविका के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके लिवलीहुड के लिए उसमें व्यवस्था राज्य कर सकती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, पढ़ने के लिए हमने EWS कोटा दिया, जॉब के लिए EWS कोटा दिया, मगर जैसा कि SC ST और OBC के लिए है, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। तो ये बड़ा बेसिक अंतर है थोड़ा सा, अगर हम देखेंगे तो। और हम लोग बात करेंगे कैसे हिस्टोरिकल इंजस्टिस वगैरह को लेकर के अपोज किया जा रहा था इसको। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि EWS को केवल एजुकेशन और जॉब में ही रिजर्वेशन मिला है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं मिला है। उनके लिए कोई भी सीट सुरक्षित या आरक्षित नहीं की गई है। यही ध्यान रखते हुए कि इसमें कोई हिस्टोरिकल इंजस्टिस की बात नहीं है। बाकी वर्ग के साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने को अलाउड थे। वैसे ही यदि हम बात करें अब अनुच्छेद 46 की, तो वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है, विशेष तौर पे कहा गया है कि अन्य कमज़ोर वर्ग को भी सामाजिक न्याय और शोषण के मुक्ति के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए, सरकार को नीतिगत फैसला लेना चाहिए, नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। तो आर्टिकल 46 एक बहुत ही पावरफुल आर्टिकल इस मामले में रहेगा अगर हम EWS कोटा की बात करते हैं
तो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा कि क्या ये सारे जो चेंजेस है वो बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत संरचना के सिद्धांत को वायलेशन में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हम कर सकते हैं। दूसरी बात उसमें यह है कि SC ST OBC को क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अगर हम देखें तो दो तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन और एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट पे SC ST OBC को अन्य पिछड़ा वर्ग को ऑलरेडी मिल रखा है रिजर्वेशन। तो दो तरह से समझे कि OBC में क्रीमी लेयर है, तो हम EBC के इनकम क्राइटेरिया को देखें तो OBC में केवल पेरेंट के इनकम को देखा जाता है, यहाँ पर फैमिली इनकम को देखा जाता है अगर हम देखें तो अगेन OBC के लिए EBC या EWS कैटेगरी में आने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी क्रीमी लेयर से उनको उनके EWS को ही मिल रहा है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है OBC के उन्हीं को मिल रहा है रिजर्वेशन। बात दूसरी तरह से करें तो EWS OBC से नीचे कैसे, क्योंकि यहाँ फैमिली इनकम को देखा जाता है, वहाँ पर केवल पेरेंट की इनकम को देखा जाता है। तीसरी बात है कि शादी के बाद या हर एक साल के इनकम को देख करके देखेंगे, शादी के बाद भी स्टेचर महिलाओं का चेंज नहीं होता है, वो भी अभी भी OBC अपने पेरेंटहुड पर ले सकते हैं। तो बहुत सारे अंतर हैं अगर मैं कहूँ तो। वहीं SC ST की बात करूँ तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके रिजर्वेशन में कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनको इंक्लूड करना जरूरी था, एक ये भी आर्गुमेंट था कि इनको इंक्लूड नहीं करने से इक्वलिटी कोड का वायलेशन हो रहा है। अब बात करते हैं कि आरक्षण अपने आप में राज्य के उन सकारात्मक कार्रवाई का साधन है जिसके तहत हम असमानता से लड़ते हैं, असमानता का मुकाबला करते हैं, ताकि हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी जो है हमारा उसको अचीव कर सके, समतावादी समाज के लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इसके लिए हमें एक बहुत ही इंक्लूसिव तरीके से चलना होगा। तो हमें आरक्षण को इंक्लूसिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात आती है कि किसी भी वर्ग को हम शामिल कर सकते हैं आरक्षण के लिए, जैसा कि आर्टिकल 46 में मैंने बताया आपको कि किसी भी वीकर सेक्शन कमजोर वर्ग के लिए हम प्रोविजन कर सकते हैं, बशर्ते वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन उसका हम कर पाएँ। तीसरी बात आती है कि 50% का कैप इंदिरा साहनी वाले जजमेंट में 50% का कैप लगाया गया था। तो इंदिरा साहनी में ही ये कहा गया था कि ये जो कैप है केवल SC ST और OBC के रिजर्वेशन के लिए है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन की बात नहीं थी। दूसरी बात, इस जजमेंट में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये कैप कोई इनफ्लेक्सिबल रिजिड नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि जड़ है, इसको हम चेंज बदल सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। तो अगर हम जनहित में बात करें तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मगर EBC और SC ST OBC के लिए अभी भी ये चीज़ें हैं एप्लीकेबल, हो उनका 50% से ऊपर नहीं हो सकता। अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर से इस पर डिसीजन देने की शक्ति रखता है। इसके बाद और बात करें तो ये भी देख सकते हैं कि आर्थिक मानदंड पे यदि हम आरक्षण दे रहे हैं तो क्यों नहीं है भारत के संविधान के मूल संरचना का उल्लंघन, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा मैं ऊपर बता चुका हूँ किसी भी आइडेंटिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को ये ख़त्म नहीं कर रहा है। अभी भी हम वेलफेयर स्टेट हैं, अभी भी हम अगर हम देखें तो इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं, अभी भी हम देखें तो हम गैर भेदभाव, ठीक है, गैर भेदभाव या भेदभाव रहित समाज की संरचना की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा सामाजिक और एक तरह से कहें तो हमारा संवैधानिक लक्ष्य है। तो ये रहा बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही संक्षिप्त विवरण। मैं आगे की वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें डिटेल चर्चा करूंगा इस जजमेंट की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरह से, किस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिलीवरेट किस तरह से किया है। तो मैं अगले वीडियो में आने वाले वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूँगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारे इन्फॉर्मेशन जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।